हम लोग जो सुनते हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है और उसके कारण एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव या चेंजेस होने वाले हैं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इंजीनियरिंग में आगे जाके स्ट्रीम्स में उसका क्या क्या फ्यूचर और चेंज होगा। नया शैक्षणिक धोरण 2020 जो लागू किया है उसके बहुत सारे फायदे हायर एजुकेशन और वो स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी को बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं। एआई जो एजुकेशन सिस्टम में भी आ रहा है और बिजनेस सिस्टम में भी आ रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या टेक्निकल जॉब बढ़ेंगे या फिर जरूरत से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और घटेंगे। तो लोग पहले ये भी कहते थे कैलकुलेटर आ जाएगा तो लोगों का काम कम हो जाएगा। हाँ, क्या देन मशीनें आ जाएगी तो लोगों का काम कम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया 12th साइंस में बहुत सारे बच्चों की एग्जामिनेशन खत्म हो गई, अलग अलग स्टेट वाइज रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स को वेटिंग है उनके आगे फ्यूचर के डिसीजन की। उसी पे गाइडलाइन देने के लिए आज डॉक्टर प्रणव चरका सर, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी अंबी पुणे तलेगांव। सर प्लीज वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लैबटेक इनोवेशन करियर गाइडेंस सीरीज, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सर आज 12th साइंस के बच्चों के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स अलग अलग स्टेट्स में डिक्लेयर हो चुके हैं। डेफिनेटली अब बच्चे वेट कर रहे हैं वो उनके एंट्रेंस रिजल्ट्स के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस के लिए। लेकिन अब हम लोग जो सुनते हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है और उसके कारण एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव या चेंजेस होने वाले हैं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इंजीनियरिंग में आगे जाके स्ट्रीम्स में उसका क्या क्या फ्यूचर और चेंज होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत एक अच्छी नया शैक्षणिक धोरण 2020 जो लागू किया है उसके बहुत सारे फायदे हायर एजुकेशन और वो स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी को बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं। अब उसके अंदर ऐसे बहुत से फीचर्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक सबसे बड़ा फीचर है, इंक्लूजन एंड इक्विटी, हर बच्चा शिक्षा से वंचित बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 के थ्रू एक टारगेट रखा है कि 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अचीव कर रहा है, ताकि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी छोटे से छोटे वंचित क्षेत्र का कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये सबसे पहला इसमें का बड़ा अच्छा एक फीचर है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी, बच्चों ने हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में खुद को टेस्ट करना चाहिए, खुद की स्टडी करनी चाहिए। इसमें जो फीचर्स आए हैं वो ऐसा है कि आपको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। बहुत होशियार बच्चे होते हैं, 100% आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन जो होता है वो कहीं तो भी वीक हो जाता है, क्योंकि हम लोग आजकल एकदम मोबाइल से अटैच हो चुके हैं, तो इमोशनली हम लोग बड़े वीक होते जा रहे हैं। तो एक यूएचवी, ह्यूमन वैल्यूज को उन्होंने इंक्लूड किया है, जिसके थ्रू बच्चों का मानसिक उनका डेवलपमेंट, उनको हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता वो लोगों ने देने की कोशिश की है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर फैकल्टी को डेवलपमेंट और फैकल्टी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा भर दिया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम कि हमारे पुराने और एंशिएंट समय से हमने कितना अच्छा काम किया है, दुनिया को हमने बताया कि भारत की शक्ति क्या है, और ये सारी चीजें हमारी जनरेशन्स को या हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स को पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स जो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं नए शैक्षणिक धोरण 2020 में, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का जो इसमें काम किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके अंदर खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए और इसमें से अच्छी चीजें निकल के आएगी, ये हमारा भी मानना है। सर ने यहाँ पे कुछ खास चीजों की ओर फोकस किया है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सही में अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, पुराने जमाने में वो माना भी जाता था, उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पता भी है, लेकिन सही मायनों में अगर एजुकेशन सभी स्तर पे पहुंचना चाहिए तो डेफिनेटली स्टूडेंट के साथ फैकल्टी, पूरे सिस्टम को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और स्लो ही सही, लेकिन हम वहां तक पहुंचना चाहते जहां तक हर एक कस्बे को सभी तरीके से अच्छा एजुकेशन मिले और इस पॉलिसी का सभी लोगों को फायदा हो। सर यहाँ पे जो आगे का पार्ट आ जाता है वो है स्टूडेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए।
आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसका इंजीनियरिंग में क्या महत्व होने वाला है, और आगे जाके ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होते हैं इसमें स्टूडेंट अपना प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, इसके अंदर कैसा है कि न्यू एजुकेशन और नया शैक्षणिक धोरण ने जो अपने फीचर्स दिए हुए हैं उसके अंदर ऐसा है कि अलग अलग एकेडमिक लेवल्स दी हुई है। ओके 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, एक बच्चा हमारे, अगर आप भारत का और हमारे किसी भी रीजन का अगर एक कंटेक्स्ट आप समझेंगे, एक जो परिस्थिति है वो समझेंगे, तो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये इससे निजात पाना है, इससे हटना है कि किसी ने भी ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए। उसने, बच्चे ने अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ताकि वो कोई ना कोई अपना काम कर सके, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबल हो सके। तो इसके लिए एकेडमिक लेवल्स बनाई हैं कि वो अगर फर्स्ट ईयर के बाद सपोज किसी भी कारण से, चाहे आर्थिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो या किसी और रीजन से हो, अगर वो ड्रॉप आउट होता है तो उसे हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स का एक एग्जाम लेके उसको सर्टिफिकेट कोर्स की वो उसके बेस पे कहीं तो भी जॉब करने के लिए जा सके। अगर 2 साल का कुछ करके वो किसी कारणवश वो बाहर पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे हम लोग डिप्लोमा का ये देते हैं। वैसे ही 3 साल के बाद और 4 साल के बाद। अब ये सब करते समय ये चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे का इंजीनियरिंग के 1 साल के बाद अगर उसका ऐसा इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं, शायद मुझे बीएससी करना है या बीसीए करना है या फोरेंसिक साइंसेस की तरफ जाना है या कोई और स्ट्रीम आर्ट्स चूज करना है, तो वो जा सकता है। वो उसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। और ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया है जिसकी सभी को बड़ी उसकी हेल्प होगी। और इसके लिए सारे बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अपने अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक आईडी क्रिएट करना चाहिए। ये मेरी सबसे अपील है, जिसके कारण अगर वो 1 साल के बाद किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे यहाँ का एकेडमिक कितने उन्होंने क्रेडिट्स अर्न किए हैं और वहां पे जाके उनको कितने क्रेडिट्स अर्न कर रहे हैं ताकि उनको वो एक डिग्री मिल सके। सर, आपने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इसकी बात की, लेकिन जहां तक हम लोग न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर सोसाइटी में टच में रहते, एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की तरफ से मुझे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि कई सालों से हम भी इसी एजुकेशन फील्ड में हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद या कोविड के बाद पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, शायद बच्चों का कम या पेरेंट्स का ज़्यादा, कंप्यूटर, IT, ENTC ऐसे ब्रांचेस की ओर ज़्यादा रुझान हो चुका है। और कंपैरेटिवली हमारे एजुकेशन ट्रस्ट में जो कहा जाता है कोर ब्रांचेस यानी मैकेनिकल, सिविल, जिसके कारण एक्चुअली हमारा कंट्री डेवलप्ड होता है, इसकी ओर थोड़ा सा रुझान या इंटरेस्ट कम हो रहा है। क्या पेरेंट्स बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, बच्चे खुद ऐसे ब्रांचेस लेना चाहते हैं, या इस ब्रांचेस में अगर आगे जाके जैसे कंप्यूटर IT में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियर्स हो गए तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा? क्या सही में उनको जॉब मिलेंगे या और प्रॉब्लम इनबैलेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी? देखिए, ये बात बिल्कुल बराबर है आपकी। और अगर आप पिछले 20 या 25 साल या 1990 या 95 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में एक कंप्यूटर, IT इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस आए हैं। कोई इसमें फॉर्मल एजुकेशन में आए हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में आए हैं, और बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। और जॉब्स बहुत तरीके के हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला जॉब, एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग करने के लिए जॉब, ऑल टुगेदर एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जॉब। लेकिन इसके साथ ही हमें एक चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है जिसके सिवा पूरी सिस्टम नहीं चल सकती। जैसे कि अगर आप लोग, हम पहले बात करते हैं सिविल की, सो इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगर पिछले 15-20 सालों में देखेंगे तो रोड, एयर, सी, हर चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इंडिया बहुत अच्छा काम इसके अंदर किया है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत वाइड स्कोप भविष्य में है। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे आप, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एक हमेशा से एवरग्रीन ब्रांच रही है। इतना बड़ा ऑटोमोटिव सेक्टर हमारा डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है। और तीसरी इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, अभी अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर भारत ने जो एक अभूतपूर्व काम किया है, वो काम को हम बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और ये कोर ब्रांचेस का
इन सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। वहां पे मशीनें आ गई, मैकेनिकल का इन्वॉल्वमेंट आ गया, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें आ गई, सर्किट्स आ गए तो इलेक्ट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट आ गया। ये सारी चीजों के कारण बढ़ते ही जाएगा। सारी ब्रांचेस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एक बच्चे ने अपना अच्छा करियर किसी भी ब्रांच में किया तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहते हैं। सर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा, आपका कैंडिडेट सिर्फ कंप्यूटर आईटी के लिए एलिजिबल हो या इससे रिलेवेंट ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो सकता है वो मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हो सकता है वो सिविल में इंटरेस्टेड हो। उसका एक्चुअली इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये तो बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ही पता चलता है, जब वो लगभग सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में पहुंचता है। लेकिन ब्रांच सिलेक्शन बहुत पहले हो जाता है। इसलिए जैसे सर ने अभी गाइडलाइन किया है, बच्चों को और बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले अपने बच्चे का सही में एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि सारी दुनिया किसी चीज के पीछे भाग रही है और आप भी उसी के चीज पीछे भाग रहे हो। क्या हमारा कैंडिडेट सही में उतना एलिजिबल है, क्या उसे वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लगता है, और 4 साल के एकेडमिक के बाद क्या आगे जाके 40 साल उसे जॉब या नौकरी करनी पड़ी या बिजनेस करना पड़ा तो उस ब्रांच से रिलेटेड जॉब में वो इंटरेस्टेड है या नहीं। सर अब थोड़ा क्रिटिकल सवाल आ जाता हूँ। आप एक बहुत बड़े रेप्यूटेड एजुकेशन सिस्टम में काम करते हो, काफी बच्चों को आप मिलते हो, अलग अलग एकेडमिक सेट से आप मिलते हो, लेकिन आगे हर एक बच्चा जो एजुकेशन कर रहा है उसका एक मेन पार्ट होता है कि आगे जाके या तो उसे अच्छी नौकरी मिले। लगभग 90 to 95% बच्चे प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं और 5% बच्चे आगे जाके इंटर्नशिप, खुद का बिजनेस या इंडस्ट्री ओरिएंटेड या फिर फॉरेन एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। आज जो एआई जो एजुकेशन सिस्टम में भी आ रहा है और बिजनेस सिस्टम में भी आ रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या टेक्निकल जॉब बढ़ेंगे या फिर जरूरत से ज्यादा इंपैक्ट होगा और घटेंगे? क्योंकि हमारा कंट्री जो है इंडिया, वो ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री से लोकेलिटीज करता है और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है इसके कारण पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सोसाइटी थोड़ी सी कंफ्यूज है। आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये इसीलिए ज़रूरी है कि हमने अगर बहुत सालों से अगर हम लोग ये बात देखते आए हैं तो लोग पहले ये भी कहते थे कैलकुलेटर आ जाएगा तो लोगों का काम कम हो जाएगा। हाँ, क्या बात है? देन मशीनें आ जाएगी तो लोगों का काम कम हो जाएगा। पहले हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स पे काम होता था, अब वो ऑटोमेशन पे आ गया है, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट कहीं कम नहीं होगी। हमने सुना कि कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों का काम कम हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी आती है, हमारा काम है कि उस नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को उतना कस्टमाइज और उतना अकम्पनाइड कर लेना, उतने फैमिलियर हो जाना। अब हर जगह है। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैकेनिकल के टर्म्स में मैं एग्जांपल दूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में, कि पहले रोबोट थे, अब कोबोट आ गए हैं। ओके। रोबोट प्रोग्रामिंग किए जाते थे, कोबोट ह्यूमन के इंटरफेसिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो कोबोट क्या है? कोलैबोरेटिव रोबोट। ओके। तो जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर, आईटी और ये सारी चीजें, तो इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मैकेनिकल, सिविल और ये सारी ब्रांचेस में भी है। बशर्त है कि हम लोग वो टेक्निक्स भी सीखें, आत्मसात करें और अपनी खुद की एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन जो है हमारा, वो इंडेक्स है, वो बढ़ाए। अगर एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर उसे एआई समझता है, उसे अगर आईओटी समझता है, तो उसके जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या बात है। तो वो कोलैबोरेटिव, जो अब तक रोबोट के जो एग्जांपल दे रहा था, रोबोट एक फ्रेम के अंदर काम करता था, वो उसको एक आइसोलेशन में रखा जाता था। प्रोग्रामिंग करके अगर स्प्रे पेंटिंग रोबोट है तो वो एक अपना ही काम करता था। लेकिन अब कोबोट ऐसा है कि अगर आप उसके टच कर देंगे तो रुक जाएगा, डबल टैप करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो ये जो कोलैबोरेटिव एआई का इंटरवेंशन है, ये सिस्टम को, प्रोडक्शन को या हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक बढ़ाने वाला और अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे आउटपुट देने वाला है। हमने उसे सीखना चाहिए और इससे किसी को जॉब की कोई दिक्कत जाएगी नहीं, उल्टा हमें अपना इंटेलेक्ट उसमें बढ़ाना पड़ेगा, ये जरूर है। सर ने यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। शायद हम सभी लोग इसको नजरअंदाज कर रहे थे। पहले कैलकुलेटर आया तो लोगों को लगा जॉब कम हो गई, लेकिन जॉब बढ़ गए। बाद में कंप्यूटर आ गया तो लोगों को लगता था जॉब कम हो गए, फिर बढ़ते गए। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, शायद वो टेक्निक हम सीख लेंगे और बाद में पता चलेगा शायद इसमें भी जॉब बढ़ रही है या करियर ग्रोथ बढ़ रहा है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स इसमें इसे अपग्रेड होना चाहिए। सर अब बात करते हैं मेन थीम की। अभी अभी आपने बात करते समय एक वर्ड यूज किया था, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन विथ मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप।
आगे ये जो एजुकेशन होने वाला है, ये एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में होगा या सारे ब्रांच एक साथ मिक्स होके इंटरडिसिप्लिनरी टाइप में एजुकेशन सिस्टम हो रहा है? एग्जैक्टली बदलाव क्या होने वाला है इस टाइप में? सर मेरा ये मानना है वैयक्तिक, जितना मैं पढ़ रहा हूँ और जितना देख रहा हूँ, कुछ सालों बाद ये सारा जो कोर और नॉन कोर या आईटी और नॉन आईटी वाली ब्रांचेस का जो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है, ये डाइल्यूट हो जाएगा। ओके। इसमें कहीं भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर एक कंप्यूटर इंजीनियर या कोई एक कंपनी है जो आईटी पे काम करती है, अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, हमारे देश में ईवी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बड़ा काम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में मैकेनिकल वालों का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है। बराबर। तो इससे हम दुर्लक्षित नहीं कर सकते कि इससे कोई नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम्स होगी, उल्टा हमें इसके बेनिफिट्स ही ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बेनिफिट ज्यादा होगी। हाँ, बेनिफिट ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का यूज हो रहा है। ओके। और उसकी इमेजेस ली जा रही है, जो कि जिसमें ड्रोन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सो अब ड्रोन कहाँ, हम लोग पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ड्रोन रोड के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को चेक करने में भी काम आ सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो अब ऐसा नहीं बचा है कि कोई नॉन आईटी और आईटी, कि भाई हम आईटी वाले हैं तो आईटी के ही बारे में सोचेंगे, हम कोर वाले हैं तो हम कोर के ही बारे में सोचेंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियर कहीं इंडस्ट्री में जाके काम करता है तो उसे आईओटी भी समझ में आना चाहिए, उसे एआई भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस का इन्वॉल्वमेंट ही हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को, और जो कि एक एनईपी का फीचर है, वो एक अल्टीमेट गेम चेंजर रहेगा और एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन इस हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में वो बहुत मदद करेगा हमें। सर ने काफी अच्छी बात कही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलरली ब्रांच लेते हो तो उस पर्टिकुलर ब्रांच के साथ साथ आपको दूसरे ब्रांच का एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, जैसे व्हीकल इलेक्ट्रिकल है लेकिन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल की यूज हो जाएगी, बाकी भी फीचर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, कंप्यूटर आईटी वाले भी उसमें अपने प्रोग्रामिंग आगे के फीचर्स उसमें ऐड करेंगे और सारे के कॉम्बिनेशन से एक पार्ट आ जाएगा। इन शॉर्ट आगे जाके ब्रांचेस डिसॉल्व हो जाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच बन जाएगा। सर आज के तारीख में और एक बड़ा पार्ट स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को या यंग जनरेशन को कंफ्यूज कर रहा है। पहले एक पार्ट था कि बच्चे आईआईटी का सोचते थे, फिर एनआईटी का सोचते थे, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर प्राइवेट कॉलेज, फिर ऑटोनॉमस कॉलेज, अब साथ में अलग अलग कॉलेजेस या फिर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज। महाराष्ट्र में या इंडिया वाइज अलग अलग जगह ये चेंजेस हो रहे और पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज है कि एक्चुअली एडमिशन लेते समय कौन से सिस्टम में जाना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज और सेल्फ यूनिवर्सिटीज, इसमें क्या क्या फर्क रहेगा और कौन से पॉलिसीज स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेंगे एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ने जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जो डिफरेंट टाइप्स डिफाइन किए हैं, उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जिसको उन्होंने मेरू बोला है। देन उन्होंने बोला है रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, एक बोला है टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, और चौथी एक बात चीज उन्होंने जो बोली है इसके अंदर, वो है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। अभी ऐसा है कि हम जिस पुरानी सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हर परिस्थितियों के अपने फायदे और नुकसान रहे हैं, लेकिन हमें अगर हमारे देश को एक विश्व शक्ति के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमें इंडस्ट्री और ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए खुद को उस कंपटीशन में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बोलिए या जो गवर्नमेंट ने अभी जो बोला है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस में कन्वर्ट कीजिए, ऑटोनॉमस से आप यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होइए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हुई है। मतलब एक से ज्यादा कोर्सेस आपके पास रहने चाहिए ताकि बच्चों को ऑप्शंस रहे। तब इसमें ये जो दो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं कि जैसे आपने आईआईटी और एनआईटीज बोला, वो तो इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है ही, बिल्कुल, वो उसका तो जागतिक लेवल पे उस चीज का नाम है। ऐसे बहुत से, उनको छोड़ के भी ऐसे बहुत, अब वहां पे जाने वाले बच्चे सीमित हैं।
उसके बाद भी इस देश में बड़ी जनसंख्या है, बड़ा अच्छा क्राउड है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस बात को बड़े अच्छे यूनिक तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा वो नया क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शनल क्या कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हर बच्चा पढ़े, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। तो इसमें क्या है कि जिस कॉलेज की फीस ज्यादा है, कुछ बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहां जाते हैं, बिल्कुल। उनके पास मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशंस होते हैं। तो ऐसे सारी परिस्थितियों में हर बच्चा पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है। और ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट ने भी और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आए हैं कि कोई बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे और उसे कुछ करके वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। नहीं एम्प्लॉयमेंट अगर पूरा फॉर्मल एजुकेशन करता है तो जॉब तो क्रिएट हो रहे हैं, और अच्छे पढ़ने वालों को, अच्छा नॉलेज एक्वायर करने वालों को जॉब तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि जॉब क्रिएटर्स भी बने, जो कि आपने बात पहले भी बोली, एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जॉब क्रिएटर्स बने, इसीलिए ऐसे ऐसे कोर्सेज, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग, ये सारी चीजें आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स में भी बोलते हैं। सर अब आगे एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे आपने बोलते बोलते हुआ था इनोवेशन। हम देखते हैं कि अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होती है, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हम अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां तक एजुकेशन पॉलिसी का सवाल रहा, रिसर्च में आपका बहुत अच्छा काम है। आपके अलग अलग स्कोपस इंडेक्सिंग पेपर्स हम लोगों ने देखे, अलग अलग रिसर्च वर्क है आपके अलग अलग चैप्टर्स से। हमारे कॉलेज सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, शायद वो मास्टर्स कर रहे हैं, शायद वो पीएचडी कर रहे हैं, या अलग अलग कंपनी ग्रुप से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअली रिसर्च का क्या महत्व है, और सही मायनों में अच्छा रिसर्च होने के लिए हमें क्या क्या अलग नया योगदान देना पड़ेगा? सर, रिसर्च एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है एकेडमिक्स का आज की परिस्थिति में, और पहले से रहा है। और रिसर्च हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट पे तो सारे करते ही हैं, जो लोग एमटेक करते हैं, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, और जो लोग डॉक्टरल डिग्रीज ले रहे हैं वो लोग भी अपना रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट पे अगर रिसर्च होता है तो वो एक बड़ा ही थॉट प्रोसेस उनकी बड़ी अच्छी रहती है। क्योंकि जो सोचने की क्षमता होती है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक छोटा बच्चा बड़ा अलग तरीके से सोचता है, वो फॉर्मल एजुकेशन लेते लेते वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचता है, सोच उसकी बन जाती है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो रिसर्च होता है, चाहे वो मैक्रो प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो, माइक्रो प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के फॉर्म में हो, उसके मेजर प्रोजेक्ट और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के फॉर्म में हो, रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी हम इस बात को स्ट्रेस पे देते हैं कि बच्चे ने सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से भी उन्होंने छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट करते रहने चाहिए, कोई प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग को इन्वॉल्व किया है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व किया है। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को हमने इन्वॉल्व करके उनकी रिसर्च और इनोवेटिव एप्टीट्यूड को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। और बड़े मतलब मुझे बताने में बड़ा अच्छा लगेगा कि बड़े अच्छे तौर पे बच्चे इस बात को अडॉप्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर ने काफी कुछ चीजों की ओर फोकस किया है, जिसमें मेन पार्ट है कि कोई स्टूडेंट एजुकेशन से वंचित ना रहे। यह सबसे बहुत अच्छी बात सर ने कही है। इसी हिसाब से मल्टीपल इनकम, मल्टीपल आउटगोइंग के कुछ चॉइसेस ये भी सर ने क्लियर कर दिए। साथ में अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना होगा तो उस टाइम आपका डिसिप्लिनरी डिसीजन कैसा होना चाहिए, ये एक पार्ट है। आखिरी में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आगे जाके ये ब्रांचेस लेस इंजीनियरिंग होगा, या आप जिस भी ब्रांच पे पढ़ोगे उसमें आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंप्यूटर, आईटी या जो नए सॉफ्टवेयर कोर्सेस आएंगे वो इन्वॉल्व करके पढ़ाए ही जाएंगे। अलग अलग क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो नया एजेंडा आया है वो आहिस्ता आहिस्ता ही एजुकेशन सिस्टम में वो रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इस हिसाब से पॉपुलेशन, स्टूडेंट स्ट्रेंथ ये बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूट, चाहे सर का इंस्टीट्यूट हो या अलग अलग ग्रुप्स हो, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं ताकि ये सारा नॉलेज यानी एजुकेशन हर सेक्टर के, हर कस्बे के हर एक स्टूडेंट्स को मिले, और उसी हिसाब से हमारा देश उन्नति करता रहे। सर आज इस टॉक के माध्यम से सही में बहुत सारे बच्चों का 12th हो चुका है, वो अलग अलग जगह इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मेडिकल ऐसी जगह एडमिशन लेने वाले हैं,
ओवरऑल महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बच्चों का रुझाव या डिसीजन उस तरफ ज़्यादा जाता है फॉर फॉरेन एजुकेशन एंड ऑल अदर फॉर फ्यूचर पर्पस। डेफिनेटली आज आप यहाँ पे आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टूडेंट को आगे जाके क्या करना चाहिए, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों ने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ बताया है। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स जो इस बार आगे का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं और अलग अलग दर्शक इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ पाएंगे। और महाराष्ट्र में अलग अलग कॉलेज, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये इसके लिए अच्छे लेवल पे हेल्प कर रहे हैं और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज के तारीख में 4 साल की इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, 4 साल में हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारा एकेडमिक्स लोड होता है, वर्किंग ज़्यादा होता है। 4 साल में फर्स्ट ईयर छोड़ के आगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में बच्चों ने ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिसके कारण उन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिले या आगे जाके वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बने? आपके हिसाब से दर्शक जानना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, और जो हम लोग भी इतने 17-18 सालों से मैं जो देखते आ रहा हूँ, इसमें मेरा जो बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, जब आप किसी भी कोर्स में या कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग हो या किसी भी कोर्स में जब जाएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर पहली है कि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करें। आपका जो बेसिक कोर्सेज, बेसिक नॉलेज जो होता है आपके सब्जेक्ट्स का, वो आप अच्छे से एक्वायर करें। इसमें कोई भी आपके कोई भी कमतरता इसकी आपकी बचनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपकी है कि आपने अपनी वोकैबुलरी और अपनी इंग्लिश पे अच्छी कमांड लानी चाहिए ताकि आप प्रेजेंटेबल बने। थर्ड थिंग इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना 4 साल का रिजल्ट अच्छा मेंटेन करना चाहिए, जो कि आपके अगर टेक्निकल स्किल्स बढ़ती है तो अल्टीमेटली वो बढ़ेगा ही। एप्टीट्यूड, वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप फाइनल ईयर तक डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं इस बात में। बिल्कुल। लेकिन ये किक स्टार्ट फर्स्ट ईयर से होनी चाहिए, तो कि हम लोगों को ऐसा ना हो कि जब प्यास लगे तभी हम कुआं खोदे। फर्स्ट ईयर से इसको इनिशिएट करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी की अपनी ड्रीम कंपनी होती है, उसे प्लेसमेंट इस कंपनी में चाहिए होता है। कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस होती है कि नहीं मुझे कोर में ही जाना है, कुछ लोगों का होता है कि नहीं मुझे आईटी का जायंट ही टारगेट करनी है, जो भी पिक कंपनीज है। तो आप कंपनी को भी समझिए, बच्चों को समझने के लिए इंडस्ट्रीज आती है, हम आपको समझाते हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो, आपने भी अपने खुद से होके कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, किन सर्विसेज पे काम करती है, कंपनी किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है, ताकि खुद को आप उस तरीके से डेवलप करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के लिए आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। इंजीनियरिंग में अगर हम लोग बात करें तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, उसके बाद बहुत सारी जैसे कॉम्पिटिशन्स हो गई, हर कॉलेज हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करता है, टेकफेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, IITs एंड NITs, आप वहां पार्टिसिपेट कीजिए। रोबोटिक्स कंपटीशन होती है, आप वहां पार्टिसिपेट कीजिए। देन मैकेनिकल की कुछ बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन है ऐसे ही कि उसमें आप पार्टिसिपेशन कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए बच्चों का। हर चीज कैसे है कि कभी कभी बच्चे हेजिटेट करते हैं कि टीचर्स को पूछेंगे, या हर चीज टीचर्स भी कभी कभी नहीं बता पाते। आप अपने में एक पीयर ग्रुप बनाइए जहां आप ये डिस्कशन कर सके, ग्रुप डिस्कशन कर सके, और बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये स्किल्स आपको हमेशा, चाहे आप आपके एजुकेशन में रहे या आपके प्रोफेशनल करियर में रहे, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। सर ने यहाँ काफी अच्छी चीज बताई है कि आप शायद इस मामले में कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करते हुए मैटर करेगा नहीं, आगे जाके आपके खुद के स्किल्स, आपका इंटरेक्टिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों का एक अपना महत्व है। और स्पेशली आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो भी अलग अलग कॉलेज के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू कुछ कॉम्पिटिशन अरेंज की जाती है। इससे कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में सर ने कहा था, हैकेथॉन, अलग अलग कॉम्पिटिशन, आप इसमें पार्टिसिपेट होते रहिए और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए। यानी किसी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं भी आपको मिला तो भी किसी भी आप एजुकेशन ट्रस्ट में एडमिशन लेके इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर सकते हो और अपने स्किल को फ्लरिश कर सकते हो। सर डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट एज वेल एज उनके पेरेंट्स, जो भी ये दर्शक है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चीज़ों को वो समझेंगे और अपने स्टूडेंट की गुणवत्ता या नॉलेज के हिसाब से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इस एडिशनल स्किल्स को
उनसे 4 साल के एजुकेशन में डेवलप करते रहेंगे? मैं आपका और लैपटेक इनोवेशंस को थैंक यू बोलता हूँ, और सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी 12th किया है, सीईटी और जेईई की एग्ज़ाम दी है, जो अभी अपने हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। अच्छा करियर बनाइए और एक अच्छा फ्यूचर अपने फैमिली के लिए और अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू।